विस्तार के साथ। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में जातीय हिंसा के मामले में आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सिद्दीकी कप्पन के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सिद्दीकी कप्पन इस वक्त यूपी की एक जेल में बंद है। सिद्दीकी कप्पन केरल के वायनाड का रहने वाला है और पत्रकार है। उस पर आरोप है कि वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता है और हाथरस गैंगरेप की वारदात के बाद उसने जातीय दंगे फैलाने की साजिश रची थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की 3 दिवसीय वर्चुअल बैठक आज से शुरू हो रही है। यह बैठक पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। 21 से 23 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में एफएटीएफ पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने पर समीक्षा करेगा। पाकिस्तान एफएटीएफ की ओर से दी गई 6 जिम्मेदारियों को पूरा करने में असफल रहा। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बना रहना तय है। इतना ही नहीं, आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सभाओं के जरिए इमरान सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा रहा है। तो अब इन्हीं रैलियों के कारण पाकिस्तान में बवाल बढ़ चुका है। बीते दिनों कराची में हुई रैली के बाद पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन इसको लेकर काफी रोष हुआ और अब दबाव में सेना ने इसकी जांच बैठा दी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को आदेश दिया कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जाए। दरअसल मरियम नवाज ने आरोप लगाया था कि उनके होटल के कमरे में घुसकर तोड़फोड़ की गई और सफदर को लेकर चल दिए, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। अब सेना इसकी जांच कराएगी। अगले हफ्ते अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खड़ी चुनौतियों और उससे निपटने के समाधान पर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने दी। उन्होंने बताया कि भारत से सटी सीमा से लेकर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को तेवर दिखाने वाले चीन को काबू में कैसे करना है, इस पर चर्चा के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत आने वाले हैं। अटलांटिक काउंसिल की अध्यक्ष फेडरिक कैंपी से मंगलवार को बातचीत के दौरान एस्पर ने कहा कि अगले हफ्ते वह पोम्पियो के साथ भारत में होंगे। भारत के साथ यह दूसरी वार्ता होगी। एस्पर ने इस मुलाकात को और इंडो पैसिफिक में भारत के साथ पार्टनरशिप को इस सदी में सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के देश देख रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है। एस्पर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां बहुत योग्य और गुणी लोग हैं और वे हर दिन हिमालय पर चीन की आक्रामकता का सामना करते हैं, खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। अमेरिका यात्रा पर गए भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने 3 दिनों में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठकें करके दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। अपनी यात्रा के आखिरी दिन जनरल सैनी ने इंडो पैसिफिक कमांड मुख्यालय में सैन्य से सैन्य जुड़ाव को आगे बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सैनी 17 अक्टूबर को 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका गए थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के साथ ही लद्दाख में चीन सीमा की अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए युद्धक किट और अन्य खरीदारी से संबंधित था। अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड के दौरे के समय उन्होंने अमेरिकी सेना के प्रशिक्षण और उपकरण क्षमताओं को देखने के अलावा सैन्य नेतृत्व के साथ बड़े पैमाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्र सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए हथियार खरीद की नीति में कुछ जरूरी बदलाव किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की इस नई खरीद नीति को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि नई खरीद नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इसके तहत घरेलू रक्षा उद्योगों की भागीदारी की प्रक्रिया और आसान की गई है, तो साथ ही डिजाइन और विकास संबंधी गतिविधियों में इन भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चावल से एथनॉल उत्पादन की दर 54.87 रुपए प्रति लीटर तय करने के फैसले का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ किसानों से खरीदे गए सरप्लस धान को सीधे एथनॉल संयंत्रों को जैव ईंधन उत्पाद की परमिशन प्रदान करने की बात कही थी और इनके जरिए राज्य में लगने वाले एथनॉल संयंत्रों को किसानों के जरिए सीधे धान का विक्रय हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने यह दावा किया कि शुक्रवार को एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल होंगे। शुक्रवार दोपहर 2 बजे एकनाथ खड़से एनसीपी की सदस्यता ले सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी नेताओं और एकनाथ खड़से के बीच पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी। ऐसे में वो उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को संभाल सकते हैं। एकनाथ खड़से की नजर कृषि मंत्रालय पर है, जो अभी शिवसेना के पास है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लॉकडाउन और कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया, जनता को सिर्फ राम भरोसे छोड़ दिया। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अरे 6 महीने से लॉकडाउन चल रहा है लगभग, फिर भी आपने तो कुछ किया नहीं, आपकी केंद्र सरकार ने तो कुछ किया नहीं। ये तो भारत की जनता है जिसे आपने राम भरोसे छोड़ दिया था। उसने किसी तरीके से कितने लोग मारे गए, इसमें लाखों, कितने लोग बदइंतजामी झेलते रहे अस्पतालों की, कितने लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ते रहे, पर केंद्र सरकार हाथ पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें आइटम बताया, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने माफी मांगने की मांग की। इस बीच एमपी के सरकार में मंत्री इमरती देवी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। वो माफी मांगेगा, काय को माफ़ी मांगेगा? अबे उनके क्षेत्र में ऐसा ही बोला जाता होगा। बंगाली हैं, बंगाल में इस तरीके की भाषा बोली जाती है। लेकिन फिर भी मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसे नेता को, ऐसे आदमी को मध्य प्रदेश से हटाएं, और ना तो मध्य प्रदेश से ना हटाएं तो कम से कम अपनी पार्टी से तो ऐसे व्यक्ति को हटाएं कि जो महिलाओं की इज्जत ही नहीं कर रहे, हर जगह महिलाओं की इज्जत तार तार कर रहे। तो आप ही बता दें कि कांग्रेस पार्टी बचेगी कैसे? ये बहुत बड़े नेता रहे, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, पर इन्हें बोलने का भी क्या ढिढोरे दे दे के हंस रहे, भी सोच रहे हम बड़ा भारी काम कर रहे। भारी का वहाँ होरी थोड़ी खिल रही थी। तो इस तरीके से जो बात कर रहे थे, उनके बात करने का लहजा आपने भी देखा होगा। तो इतना हल्का आदमी वो काय को माफी मांगे? मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मदरसे को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। आपको बता दें कि मंत्री उषा ठाकुर ने कहा था कि असम की तरह ही एमपी में भी मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद होना चाहिए। साफ है कि उषा ठाकुर जी ने स्वयं इस बात का बयान नहीं दिया, उनसे पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार उपचुनाव के पहले समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हम उसे सफल नहीं होने देंगे, उसको अपने समाज तोड़ने के प्रयासों की जमीन नहीं तैयार करने देंगे। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं ने पिछली बार भी मध्य प्रदेश में बहुत माहौल खराब करने का प्रयास किया था, सामाजिक विघटन की कोशिश की थी, इस बार सफल नहीं होने देंगे। उषा ठाकुर जी ने जो बात बोली है वो 100% सही है। जिस तरीके से शासकीय मदद प्राप्त करके इस तरह के मदरसे जो है गतिविधियां में लिप्त हो जाते हैं, उनके बच्चे लिप्त हो जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक चेक होना चाहिए। और शासकीय मदद से उनकी बात साफ है कि निजी मदद से अगर कोई चलाना चाहे तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से असम में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश में इसकी चर्चा होना भी अब बहुत आवश्यक बन गई। पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध के बीच पंजाब की विधानसभा में केंद्र सरकार के नए कृषि बिलों के खिलाफ विधेयक पारित हो गए। इसके साथ ही केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बयान आया। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। ਬੋਲੀ ਹੈ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ।
ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ अधिकार नहीं ले सकती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कॉल को भी इसका अनुसरण करना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी पहले अपना उन्होंने बैठी है वो पास करें। दिल्ली असेंबली मिस्टर केजरीवाल शुड ऑल्सो पास इट। उन्होंने कोई भी एग्रीकल्चर। पंजाब की विधानसभा में केंद्र सरकार के नए कृषि बिलों के खिलाफ पेश किए गए विधेयक पारित हो गए। विधानसभा में मंगलवार को 4 विधेयक सर्वसम्मति से पारित करने के साथ ही केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। पंजाब की जनता की भावनाओं को साथ लेकर के एक रास्ता निकाला है, एक रास्ता दिखाया है, और यदि इस रास्ते का केंद्र सरकार सम्मान कर दे तो एक बड़ी बात होगी। और देखो, ये तीनों कानून जो बनाए हैं उन्होंने, बल्कि ये बिजली वाला कानून भी, ये संघीय व्यवस्था को नष्ट कर देंगे, ये खेती को बर्बाद कर देंगे, किसान को चौपट कर देंगे, और जो गरीब है जिसके पेट को पीडीएस सिस्टम से सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली सहारा देती है, उस प्रणाली को नष्ट कर देंगे। तो इससे किसी का हित नहीं होने जा रहा है, केवल कुछ यूपी के बुलंदशहर में जिले के एसएसपी संतोष कुमार सिंह के नाम से गरीबों, मजबूरों, लाचारों के लिए एक मसीहा बनकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसएसपी रोजाना जनता के बीच 3 या 4 घंटे बैठकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। एसएसपी संतोष कुमार सिंह से मिलकर उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को जानने का मौका मिला, और विशेष रूप से कोरोना महामारी जैसे माहौल में, और जो इस समय प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी के चलते बुलंदशहर पुलिस कितनी सतर्क है, इस पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। ऐसी शख्सियत जिसके नाम मात्र से ही अपराधी क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं, जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बदमाशों, चोरों, लुटेरों, अपहरणकर्ताओं, इस तरह के लोगों को सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी ही छोड़ दो। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलती हुई आज एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम मात्र से बदमाशों की रूह कांप जाती है, आज मैं उन्हीं शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा, आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगा। आज मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, बुलंदशहर ज़िले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर श्रीमान संतोष कुमार जी। संतोष जी, आपका एएनबी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। थैंक यू। जैसा कि संतोष जी मैं जान पाया हूं, आप जौनपुर ज़िले से ताल्लुकात रखते हैं। मैं यहीं से आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, क्या वो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है या सिंपल परिवार से हैं आप? देखिए, मैं बिल्कुल सामान्य मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता डिग्री कॉलेज के अध्यापक थे, और हम सब भाई बहन जो भी हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, और मेरी एक बड़ी सिस्टर एक यूनिवर्सिटी बीएचयू में प्रोफेसर हैं, छोटा भाई डॉक्टर है, छोटी बहन डॉक्टर है। तो इस तरह एक पढ़ा लिखा सामान्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है, ऐसा आप देख रहे हैं दिन रात। तो उसी के चलते आप बुलंदशहर में जिस तरीके से आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो बुलंदशहर में कानून व्यवस्था बदहाल ना हो, इसके लिए आप कितने देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है, विशेष रूप से जहाँ तक बुलंदशहर की बात है, और सारे शीर्षकों में बहुत तेज़ी के साथ अपराध में गिरावट आई है। जहाँ पिछली साल इस अवधि में अब तक 36 लूट के मुकदमे थे, इस साल कुल 9 मुकदमे केवल हैं, और उसमें भी हमने कई मोबाइल लूट के, मोबाइल छिनैती के मामलों को भी लूट के रूप में दर्ज कराया है। तो लगातार हम लोग देखिए, मिनिमाइज अगर न किया जाए और सही मुलजिम को पकड़ा जाए तो निश्चित तौर पे अपराधों पे कमी आती है। साथ ही पब्लिक का अगर सहयोग मिलता रहे, और वो सहयोग तभी मिलेगा जब लोगों को लगे कि आपका उनसे कोई दुराव नहीं है, और आप तक पब्लिक, आम आदमी खुल करके आके अपनी बात कह सके।
तो चलिए, ये थे हमारे साथ बुलंदशहर जिले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर श्रीमान संतोष कुमार जी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग की टीम अलर्ट हो जाती है। आपको बता दें, मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं, क्योंकि त्योहार के समय दुकानदार मिठाइयों में केमिकल मिलाकर दुकानों में बेचते हैं, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आपको बता दें, मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम के लिए यूपी सरकार के निर्देशानुसार खाद्य विभाग ने SDM के साथ मिलकर शहर की फेमस मिठाई भंडार में छापेमारी की, तो साथ ही सैंपल भरकर लखनऊ जांच के लिए लैब भेजे गए। हमने आपके यहाँ छापा मारा है, क्या क्या सैंपल लिए गए हैं? सर, उन्होंने हमारे यहाँ से 2 तरह के सैंपल लिए हैं। एक बालूशाही का सैंपल लिया है, एक खोए की बर्फी का सैंपल लिया। जी, जैसा कि आपका दावा है कि यहाँ शुद्ध मिठाई का जो है ना आप मिष्ठान सैंपल लिए, क्या घी वगैरह के सैंपल लिए? नहीं, उन्होंने जो चीज़ मेरे से मांगी मैं सारा सैंपल दिया उनको जी। बाकी इससे पहले मेरा 2 बार सैंपल उन्होंने लिया हुआ है, पहले से भी। तो त्योहार नजदीक आते खाद्य विभाग की टीम है वह अलर्ट हो चुकी है। मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं। उधर यूपी के बाराबंकी में दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल मामला बड़ूपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया गया। वहीं परिजनों ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया। आपको बता दें, परिजनों ने 2 युवकों पर अपहरण करने और फिर दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। छह तारीख में जब
प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था और मास्क के साथ उनके द्वारा लेकर यहाँ पर पहुँचे। आप सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था है और रोजगार है, जो भर्तियाँ एडवर्टाइजमेंट निकल के एग्जाम होंगे उनके परिणाम होंगे, उन्हें उस मुहिम को लेकर युवा एकदम। वहीं यूपी के कौशाम्बी में प्रेमिका से मिलने गए युवक पर प्रेमिका की बहन ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। हालांकि युवक ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचकर युवक का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। बता तुम ही बता। हम तो जानते हैं। गुट्टन हमें बुलाई उनकी जिस बहन को हम साथ चाहे, जिसकी बहन को हम चाहते थे उसकी बहन हमें बुलाई, उसकी बहन हमें जलाने की कोशिश करी, कोई पेट्रोल डाली, माचिस तीली डाल दी, हम थाने तरफ भागते हुए गए। मंजनपुर क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि एक युवती ने उसके ऊपर आग लगा के जलाने का प्रयास किया है, जिस पे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पे कार्रवाई के लिए उसको निर्देशित कर दिया गया है। यूपी के हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बोलेरो गाड़ी में अचानक से विस्फोट हो गया, जिसके बाद गाड़ी से निकले छर्रों से 7 राहगीर घायल हो गए और आसपास गुजर रही कई गाड़ियों में खासा नुकसान हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आपको बता दें, घटना के बाद आरोपी बोलेरो छोड़कर फरार हो गए और स्थानीय लोग गाड़ी में विस्फोटक होने का दावा कर रहे हैं। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में योगी सरकार के आते ही किसानों के हितों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। वहीं किसान अपनी फसल को लेकर मायूस नजर आ रहा है। मामला सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का है, जहां पर जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों की अनदेखी का किसान शिकार हो रहे हैं। दरअसल सुबह से लंबी लंबी लाइनों में किसानों को खड़ा रहना पड़ता है ताकि किसानों को आलू के बीज मिल सके और आलू की खेती कर कुछ मुनाफा कमा सकेंगे, लेकिन किसानों को वहीं से मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का आपको रुख करवा दें। आपको बता दें, बात संजय दत्त की करते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ने कैंसर से लड़ाई जो है वह जीत ली। दिवाली से पहले संजय के ठीक होने की यह खबर उनके फैंस में खुशी की एक लहर दे गई। संजय ने खुद ट्वीट करते हुए यह जानकारी अपने फैंस के साथ साझा की। उन्होंने ट्वीट में अपने परिवार, दोस्तों और सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया, जो इस मुश्किल वक्त में पूरे वक्त उनके साथ खड़े रहे। वहीं यूपी के मैनपुर में पानी के लेजम बिछाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों से विवाद हो गया। दरअसल मामला केसर रायपुर गांव का है, जहां पर आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। विवाद के दौरान हुई फायरिंग में एक के पैर में गोली लग गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए और पुलिस भारी बल वहां पर पहुंचा और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। पंजाब के मानसा में पुलिस के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मानसा पुलिस ने ड्यूटी के दौरान 21 शहीद हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जिले के अन्य अधिकारियों और शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित किए। वहीं पंजाब के फरीदकोट में पुलिस लाइन में आईजी डॉक्टर खुशबू शर्मा आईपीएस के नेतृत्व में देश के सभी शहीद होने वाले पुलिस जवानों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आईजी खुशबू शर्मा ने बताया कि 21 अक्टूबर को पूरे देश की पुलिस के उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के दुश्मनों से लोहा लिया। लास्ट ईयर ਜਿਹੜੇ शहीद होए पुलिस कर्मचारी पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ फोर्स ਹੋਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਾਈ ਹੋਈ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ सुमन भेंट ਕੀਤੇ। मुक्तसर में देश में हुए पंजाब पुलिस और होमगार्ड के शहीद कर्मियों के लिए शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें श्री मुक्तसर साहिब से एक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह मैराथन एसएससी ऑफिस श्री मुक्तसर साहिब से शुरू होकर जिले के लास्ट ग्राम सराय नागा से होते हुए वापस एसएसपी ऑफिस मुक्तसर में समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में जिले भर के साइकिल राइडर ने भाग लिया। इस रैली को जिला पुलिस मुखी डी सुंदर वेली ने झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर डी सुंदर को बुके देकर स्वागत किया गया। तो मुक्तसर में देश में हुए पंजाब पुलिस और होमगार्ड के शहीद कर्मियों के लिए शहीद दिवस मनाया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, हम हैं ब्रेक के बाद एनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के कपूरथला के पास ट्रक ने एक वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी सिविल अस्पताल में ले जाया जा रहा था कि रास्ते में 6 घायलों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में कपूरथला में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही भुलाना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच को शुरू कर दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं उत्तराखंड के गदरपुर के सरोवर नगर गांव में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के
प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और ग्रामीणों ने राजीव महाजन को सरोपा पहनाकर सम्मानित किया। उसके बाद डॉक्टर महाजन ने सरोवर नगर का अध्यक्ष डॉक्टर मलकीत सिंह को बनाया और उपाध्यक्ष जसवंत सिंह और जरनैल सिंह को बनाया गया। एक हिंदू परिषद सम्मेलन करा है, इसमें हमने डॉक्टर साहब का सरोपा भेंट करके स्वागत करा है। हम इसकी एक हिंदू संगठन की मजबूती बनाएंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने करा था, एक गठन होकर सब ने चलना है और इस गठन को मजबूत बनाना। हिसार के पुलिस लाइन एरिया में शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह और पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, शहीद परिवारों के लोगों ने भाग लिया। वहीं वरिष्ठ अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि 1959 में आईटीबीपी के 10 जवान शहीद हो गए थे। उनकी शहादत में सरकार के तहत पुलिस विभाग की तरफ से शहीदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही कहा कि जो जवान और पुलिस कर्मचारी शहीद हुए, उन्हें दिल से नमन करते हैं। 21 अक्टूबर जो है वो पुलिस शहीदी दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर राज्य की जो पुलिस हैं उनके द्वारा और केंद्र की जो पुलिस बल हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि 1959 के अंदर आईटीबीपी के 10 जो जवान जो थे लद्दाख के अंदर बॉर्डर के ऊपर जो है वो लड़ाई करते करते शहीद हुए थे। और उसके बाद में जो भी पुलिस फोर्सेस के जवान जो शहीद होते हैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी कुर्बानी को सलाम करने के लिए जो है 21 अक्टूबर का पुलिस शहीदी दिवस जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी हमने जो है पुलिस शहीदी दिवस मनाया है। अपने जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। शहीद परिवारों के साथ हमने बैठकें की। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और इसी क्रम में अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बिहार में आगे बढ़ाने की बात कही। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। उस आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी और करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उनके चेहरे पे खुशी आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक शक्ति सिंह गोहिल और राज बब्बर का कहना है कि मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए उन्हें पूरा किया जाएगा। आज बिहार की जनता की जो भावना है, बिहार की जनता कह रही है बोले बिहार बदले सरकार, और एक अच्छा बदलाव चाहती है। उसमें जनता से हमने बात करके उनके दिल की भावनाओं को हमारे बदलाव पत्र में शामिल किया है। हमारी ये कोशिश है कि जो नई सरकार बने उसमें वही बदलाव होगा जो जनता चाहती है। एक्सपर्ट से हमने इसको एग्जामिन करवाया है कि जो बजट है बिहार का उसके अनुरूप है क्या, और जो है वही रखा है, ताकि भाजपा के नेता की तरह हमें ये ना कहना पड़े कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना, वो तो सिर्फ जुमला होता है, करना थोड़ी ही होता है। जो है एक भरोसा है, यकीन है। और एक बात बहुत सही है कि हमारी पार्टी में जब हमारे नेता ने अगर किसी मैनिफेस्टो को ओके किया है, राहुल गांधी ने, तो वो सिर्फ ओके नहीं हुआ है, बल्कि ये एक वादा है। और वो पहली जिस तरह से हमारी 3 सरकार पिछली बनी थी उसमें अगर आपने देखा होगा कि जो कहा था वो किया। और राहुल वहीं असम में सरकारी मदरसों पर कार्रवाई के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को दी जाने वाली सरकारी राशि बंद किए जाने की मांग की है। ये जंगे आज़ादी में जो कुर्बानियाँ थी उनको भूल गए हैं मुसलमानों की, मदरसों की। अब मसला ये है कि ये लोग तो वो हैं, जब आज़ादी मिल रही थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे। अगर भूल से सावरकर को जेल में डाल दिया गया तो 6 माफ़ीनामे उन्होंने लिखे,
तो ये उन्हीं के नाजायज़ औलाद हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब मदरसों से पढ़े हुए आतंकवादी होते हैं। देखिए, मदरसे से पढ़ने के बाद जो बच्चा निकल गया फिर उसकी जिम्मेदारी मदरसे पर नहीं है। पूरी ज़िंदगी मदरसा जिम्मेदारी नहीं ले सकता, या कोई भी स्कूल नहीं ले सकता, कोई भी कॉलेज नहीं ले सकता। बहुत सारे बदमाश स्कूलों से पढ़कर हुए हैं, कॉलेजों से पढ़कर हुए हैं, और जितने ये सियासी लोग बैठे हैं ये भी तो सारे बदमाशी हैं, ये सफ़ेदपोश बदमाश हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बगैर तस्दीक किए किसी बात को कहना मुनासिब नहीं है। मदरसे जो है आज भी हमारे यहाँ जिस तरह से जो इस्लाम की तालीम देते हैं, इस्लाम की तालीम प्यार की, मोहब्बत की, पीस की तालीम है, नफ़रत की तालीम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दीन और दुनिया के तौर पर अगर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन बयानों का खंडन करता हूँ जो मदरसों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में क्षेत्रीय भाषा में राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर तंज कसा। आप भी सुनिए। फूट गई है, अरे सुना था, हमरो सुना, लालटेन फूट गई है, अब तेल बह गई है। अब न पंजा का चली और न उनका कोई खेल चले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम खट्टर समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। आपको बता दें, नारायणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ट्रैक्टर रैली में हुई किसान की मौत पर प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह समेत कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए, जिसके खिलाफ शाहबाद मारकुंडा में यह जुलूस निकाला गया और पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। यूपी के सीतापुर में आपको बता दें, भाड़ा बढ़ाए जाने और ओवरलोडिंग को लेकर ट्रक मालिकों ने हड़ताल की, जिससे सभी ट्रक मालिकों ने लोडिंग का काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया, जिसका असर भी देखने को मिला। हड़ताल पर बैठे ट्रक मालिकों की मांग है कि ट्रक के भाड़े को बढ़ाया जाए और चलने वाली ओवरलोडिंग को पूर्ण रूप से रोका जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा वह लोडिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। डिमांड ये है कि यहाँ पर सबसे एक नंबर और लोडिंग बंद होना चाहिए। दूसरी डिमांड है ट्राली बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, वह चलती है बिल्कुल, और भाड़ा हमारा बढ़ना चाहिए। भाड़ा बहुत महंगा हो गया है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मोटर वाला शमशान की तरफ पहुँच रहा है। ट्रक मालिकों ने हड़ताल की है और आगे आंदोलन की चेतावनी जो है वह भी दी है। यूपी के सीतापुर में भाड़ा बढ़ाए जाने और ओवरलोडिंग को लेकर ट्रक मालिकों ने हड़ताल की। कोरोना वायरस महामारी ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। न जाने कितने लोग दुनिया भर में बेरोजगार हो गए और न जाने कितनों की कमाई के साधन खत्म हो गए। इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन का इंतजार है। वहीं अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी को अगले महीने अगले कोविड वैक्सीन परीक्षणों के अंतरिम परिणामों की उम्मीद है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि अगर वैक्सीन से सकारात्मक परिणाम मिलता है तो अमेरिकी सरकार दिसंबर में वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे सकती है। मॉडर्ना के सीईओ बैंसल ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन और इलाज के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। वहीं जुलाई में वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए अमेरिका में 30,000 लोगों पर अध्ययन शुरू किया था। पहला विश्लेषण नवंबर में होने की संभावना है, लेकिन ठीक उसी सप्ताह की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका को कोविड-19 से निपटने की कला एशियाई देशों से सीखनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ के माइक रियान ने मंगलवार को अपने एक बयान में ऐसा कहा। डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख रियान ने कहा कि वायरस के संपर्क में आने के बाद संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटीन होने की जरूरत है।
WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन देशों, जिसमें रूस भी शामिल है, पिछले सप्ताह कोविड-19 से 8,500 मौतें हुई। यहां आधे देशों ने कोरोना के मामलों में 50% वृद्धि दर्ज की। वहीं पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया टेस्टिंग, आइसोलेटिंग और क्वारंटीन पर बेहतर काम करते हुए संक्रमण का खतरा कम किया। रियान ने कहा, इन देशों के नागरिकों ने अपनी सरकार पर पूरा भरोसा दिखाया। इन देशों ने यूरोपियन देशों की तुलना में ज्यादा दिन तक संक्रमण पर काबू करने की योजना को लागू किया था। इन देशों में लॉकडाउन के बाद भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। माइक रियान ने एक उदाहरण देते हुए ये कहा कि कोरोना से तबाही के बाद इन देशों में लोगों ने सुरक्षा और बचाव की रेस में दौड़ना जारी रखा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रेस अभी तक खत्म नहीं हुई है। पुलिस अपने कारनामों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है, तो वहीं आज फिर से बाराबंकी की पुलिस फिर से सुर्खियों में आ गई। दरअसल एक व्यक्ति ने शिकायती पत्र देकर पुलिस पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। व्यक्ति का आरोप है कि पुलिस ने मार्फिन रखने के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, तो साथ ही कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगा है। पुलिस के बड़े अधिकारियों तक मामला पहुंचने पर विभाग में हड़कंप मच गया और इस दौरान एसपी ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। राहुल सिंह निवासी मसौली ने एडिशनल एसपी दक्षिणी को थाना कोठी के कुछ पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार आदि के बारे में एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर 4 पुलिसकर्मियों को एसपी महोदय ने निलंबित कर दिया है। प्रकरण की विस्तृत जांच श्री पंकज सिंह, सीओ राम स्नेही घाट से कराने के आदेश निर्गत किए गए हैं। बांदा के बबेरू कस्बे में वृद्ध महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। वहीं महिला का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। बांदा के बबेरू कस्बे का यह मामला, जहां पर वृद्ध महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। उधर महाराष्ट्र में बुधवार तड़के नेंदुरबार के खमचौंदर गांव के पास एक बस के 40 फीट गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 35 लोग घायल हो गए। यह बस मलकापुर से सूरत की ओर जा रही थी। बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। बस विसारवाड़ी के पास कोदईबारी घाट पहुंचने के बाद अनियंत्रित हो गई और 40 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। नंदुरबार पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित से मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में अभी और ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। दो जुलाई की रात कानपुर देहात के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपित विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को आज प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया। ईडी ने ऋचा दुबे को बुधवार को लखनऊ कार्यालय में पेश होने को कहा था। आज ऋचा पेश होने के लिए पहुंची। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के हाथ 3 अक्टूबर को अहम साक्ष्य लगे थे, जिसको लेकर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से पूछताछ की गई। आपको बता दें, ईडी विकास दुबे और उसके साथियों की आर्थिक कुंडली खंगाल रही है, जिसमें 3 अक्टूबर को अहम साक्ष्य मिले। विकास दुबे के खातों की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि कुछ लोगों ने उसके साथ लाखों रुपए का लेन देन किया। एक तरफ पैसा जमा हुआ और दूसरी तरफ 48 घंटे में निकल गया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।